नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचबीटेट नवंबर 2026 के लिए जीके का पार्ट 13 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 13 का जो पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अगर बात करें अकॉर्डिंग टू एरिया विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और राजस्थान जो है वो पूरे भारत का 10.41% एरिया कवर करता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का 9.37% एरिया कवर करता है। इस बात को आपने डिटेल से, इस बात को आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला साथियों क्वेश्चन और भी बहुत सारे यहाँ से पूछ लेता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो हमने देख लिया, अब बताइए भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है, सबसे छोटा जो स्टेट है वो आपका गोवा है। गोवा का जो क्षेत्रफल है वो आपका 3,0702 स्क्वायर किलोमीटर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, अगर आप भी एचबीटेट नवंबर 2026 के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो, एचबीटेट नॉन मेडिकल, मेडिकल किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लासेस लाइव होगी उनको आप एज इट इज़ बाद में कभी भी और किसी भी समय रिकॉर्डेड मोड में देख सकते हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहता है, साथ में आपको बैच के साथ फ्री हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आज ही आप हमारे बैच में एनरोल कर लीजिएगा और इसी बार एचबीटेट नवंबर 2026 में क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी बहुत सारे कमीशन आपको देखने को मिल सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, सेम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो जनसंख्या के अनुसार भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूपी में है। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो, आपको डिटेल से, आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना होगा। मेरे साथ ही क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज सबसे बड़ा है, ऐसा यूनियन टेरिटरी जो भारत में 8 यूनियन टेरिटरी भारत में प्रेजेंट टाइम में है, 8 में से ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो वो है आपका क्या? तो वो है मेरे भाई आपका लद्दाख। तो लद्दाख भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है। और अगर बात करें भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की, तो उसका नाम लक्षद्वीप है, जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर में मात्र फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे। देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, अगर बात करें विश्व जल दिवस की, तो विश्व जल दिवस जो है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, 22 मार्च को तो विश्व आपका जल दिवस मना दिया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे मना लिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो डे है, विश्व वन्यजीव जो दिवस है, वो आपकी 3 मार्च को मनाया जाता है। साथियों, एक बार बहुत ही बेहतर क्वेश्चन
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था कि दुनिया के अंदर आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो दुनिया के अंदर कब मनाया जाता है, तो वो आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। तमाम क्वेश्चन, तमाम बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। तो वर्ल्ड जो आपका आपका जो हैप्पी डे है, आपका जो ये कब मनाया जाता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है, इसको खुशहाली दिवस भी बोलते हैं। तो खुशहाली दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। उसी प्रकार आपका 22 मार्च बता दिया जल दिवस होता है। आपका 23 मार्च को क्या होता है, तो 23 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो होता है आपका, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो होता है मेरे साथी, वो आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अब साथियों आपको ये बात भी याद रखनी है कि आपका 23 मार्च को एक तो होता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसके अलावा एक मनाया जाता है खाली शहीद, एक होता है शहीदी, एक है शहीद दिवस। तो शहीद दिवस मतलब जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिली थी, तो उस पुण्यतिथि पर उनकी जो है, जब उनके मृत्यु हुई थी, उनको फांसी दी गई थी, आज़ादी को वो शहीद हुए थे, तो याद रखना है। तो उसी दिन शहीद दिवस हमारे देश में 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस इन तीनों शहीदों के लिए मनाया जाता है। अच्छा, 24 मार्च को होता है आपका वर्ल्ड टीबी डे। क्या होता है, वर्ल्ड टीबी डे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको कुछ बताता हूँ जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि विश्व कैंसर दिवस, तो विश्व कैंसर दिवस अब पूछा जा रहा है, ट्रेंड में चला है, 4 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है, नेशनल साइंस डे कब होता है, तो नेशनल साइंस डे आपका 28 फरवरी को होता है। उसी प्रकार आपका 7 अप्रैल को क्या होता है, ये भी बार बार पूछा जा रहा है, कई बार पूछा गया है। तो कई बार पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है, तो ये होता है 7 अप्रैल को। लेकिन 7 अप्रैल के अलावा 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। तो वर्ल्ड अर्थ डे जो होता है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों उसी प्रकार आपका 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो अगर मैं 1 मई की बात करता हूँ तो 1 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई आपको ज़रूर याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये बच्चे को भी आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, लेकिन 21 जून को क्या होता है, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो 21 जून को आपका जो होता है वो होता है इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मेरे भाई। क्वेश्चन पूछने वाला एग्जामिनर जो है एग्जाम में कई बार टेट परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। साथियों एक बार सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे, तो आपका 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है। साथियों एक बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, अभी अगस्त का महीना भी चल रहा है, कि इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है आपका 12 अगस्त। और सेम क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में ही पूछा गया है कि आपका राष्ट्रीय खेल दिवस, आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर है, मैजिशियन ऑफ हॉकी है, उनकी याद में 29 अगस्त को हमारे देश में क्या मनाया जाता है, आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। अच्छा, टीचर्स डे 5 सितंबर को होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो टेट परीक्षा में बार बार आ रहा है, विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे। तो वर्ल्ड ओजोन डे आपका 16 सितंबर को होता है। ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अमल होता है। अगर बात करें चींटी के डंक की, तो चींटी का जो डंक होता है उसमें आपका फॉर्मिक अमल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉर्मिक अमल आपकी लाल चींटी के डंक में होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो मधुमक्खी का जो डंक है उसमें आपका कौन सा जो है वो अमल होता है। तो देखिए साथियों, जो ये फॉर्मिक अमल है इसका रासायनिक नाम कभी कभार जो इसका सूत्र है वो क्या है, फॉर्मिक अमल, या इसको मैथेनॉइक अमल भी बोलते हैं, इसको HCOOH भी कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। उसी प्रकार आपका जो सिट्रिक अम्ल है ये पाया जाता है खट्टे फल में, जैसे कि आपका नींबू में, संतरे में। तो नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें क्या पाया जाता है, आपका ये वाला पाया जाता है। आपको डिटेल से याद रखना है, आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है
कि सिट्रिक अम्ल आपका कहाँ होता है, तो नींबू, जितने भी खट्टे फल है उसमें आपका ज़्यादातर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। साथियों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एसिटिक अम्ल कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका जो विनेगर होता है ना, सिरका जिसको आप बोलते हैं, विनेगर को एथेनाइक अम्ल भी बोलते हैं। विनेगर का जो फार्मूला है, कई बार ये साइंस के फार्मूले पूछ लिए जाते हैं एक आध टेट परीक्षाओं में, तो CH3COOH, तो CH3COOH जो है वो एसिटिक अम्ल का जो है वो सूत्र है, और इसको एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। ये किस में पाया जाता है, सिरके में। खट्टे फलों में जैसे नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, आपका मौसमी हो गया, इसमें आपका क्या पाया जाता है, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और एसिडिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है। अच्छा, लैक्टिक अम्ल कहाँ देखने को मिलता है, लैक्टिक अम्ल जो आपका देखने को मिलता है वो दही में, जितने भी हमारे खट्टे दूध है, जो है वो दूध है, खट्टा दूध है, दही है ना, तो ये तमाम चीज़ें जो है इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इमली जो होती है ना, इमली में कौन सा अम्ल देखने को मिलता है, इमली हो गया आपका, अंगूर हो गया, तो इमली और अंगूर में मिलता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल जो आपका कहाँ मिलता है, आपका अंगूर और इमली में यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बात आपको डिटेल से, ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से डिटेल से याद रखनी है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तमाम क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी मेरे भाई बनने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ से, लेकिन उससे पहले आपको कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो सेब होता है ना, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में आपका मैलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, तो सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों तमाम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमाम क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो आंवला होता है ना, आंवला हो गया आपका, जो विटामिन सी होता है, आंवला हो गया, अमरूद हो गया, इसमें कौन सा जो है वो अम्ल होता है, तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी जो है जो इसका नाम भी है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बार पूछा गया था बहुत बेसिक क्वेश्चन, जो टमाटर होता है, टमाटर हो गया, पालक हो गया, है ना, तो इसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ये तमाम चीज़ें आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सर, इन 8 राज्यों को एक साथ कैसे याद करें, तो इनके लिए बच्चा क्या होती है, आपकी ट्रिकें होती है। तो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या ट्रिक है, सारे के सारे मेरे भाई बोलेंगे कि मित्र पर गमछा झार। मित्र से बोलेगा मी से मिजोरम, त्र से बनेगा त्रिपुरा, पर से बनेगा राजस्थान, पर से प से राजस्थान, और र से प से बनेगा पश्चिम बंगाल, और र से बनेगा राजस्थान। गमछा से बनेगा आपका, ग से बनेगा मेरे भाई गुजरात, माँ से बनेगा आपका मध्य प्रदेश, और छा से बनेगा छत्तीसगढ़, झार से बनेगा झारखंड। तो क्या बनाया, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और झार से ही झारखंड। तो क्या यहाँ पे क्या क्या है, राजस्थान भी आ गया, छत्तीसगढ़ भी आ गया, आपका त्रिपुरा भी आ गया, आया क्या नहीं, तो आया यहाँ पर क्या नहीं भाई, तो आया यहाँ पर उड़ीसा नहीं है। तो उड़ीसा से जो है हमारी जो कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है। तो आज के बाद आपको ट्रिक याद रखनी है, मित्र पर गमछा झार। बहुत ही फेमस ट्रिक है, ये सबको क्लियर है और सबको आती भी है। कर्क रेखा की अगर मैं बात करता हूँ तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी वो आपकी माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में बना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से काली मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो काली मृदा यहाँ पे भारत के गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों अगर मैं बात करूँ काली मृदा की, तो काली मृदा को यहाँ पे रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, या इसको कपासी मिट्टी भी, या तो कपास की मिट्टी या रेगूर मृदा, इसको 2 नाम इसको दिए जाते हैं। साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए, कई बार टेट परीक्षा में क्वेश्चन आया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा यहाँ पे बहुत अच्छी मानी जाती है, तो वो हमारी ब्लैक सॉइल मानी जाती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों कई बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आपका जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पे आपकी पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ये तमाम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमाम क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है।
उसी प्रकार कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका भारत की जो एक मृदा है, जलोढ़ मृदा, जो कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगभग लगभग आपकी 40% एरिया में पाई जाती है, भाई वो जो मृदा है वो कितने प्रकार की है? तो भारत की जो जलोढ़ मृदा है, जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, एलुवियल जो सॉइल है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है पुरानी जलोढ़, एक होती है नई जलोढ़। जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको बोलते हैं बांगर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ मृदा का नाम क्या है? बांगर मृदा। और नई जो जलोढ़ मृदा है उसको बोलते हैं खादर। तो बांगर और खादर के बारे में आपको जरूर याद रखना है। बांगर यहाँ पे पुरानी जलोढ़ है और खादर आपकी नई जलोढ़ मृदा है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेब, नाशपाती, चाय, मसालों के लिए कौन सी मृदा जो है अच्छी मानी जाती है? तो इसके लिए पर्वतीय या वन्य मृदा अच्छी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश रवि की फसल है। देखिए यहाँ पे जो रवि की फसल है वो गेहूं है। आप सभी लोग जानते हैं कि गेहूं यहाँ पे एक रवि की फसल है। और साथियों, जो आपकी रवि की फसल है इसकी जो बुआई है वो सर्दियों के मौसम में बोले तो अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है। और इसकी जो कटाई है वो मार्च अप्रैल में होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन कई बार ये परीक्षाओं में ये सेम क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा है कि आपका चावल, सोयाबीन और मेज, ये तीनों किसकी फसलें हैं? तो चावल हो गया आपका, सोयाबीन हो गया आपका, मक्का हो गया, तीनों खरीफ क्रॉप्स है। ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। ये वो फसलें जिनको मानसून के आगमन बोले जून जुलाई में आजकल से पहले इनको बो दिया गया है। और इनको जो है वो काटा कब जाएगा? तो सितंबर अक्टूबर में इनको काट दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा, एक जायद की फसल भी होती है। जायद की फसल कब होती है? तो जायद की जो फसल है वो मार्च अप्रैल में होती है। और मार्च अप्रैल में इनकी बुआई होती है और मई जून में जायद की फसल को काट दिया जाता है। ठीक है, जायद की फसल में आता है जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, ये तमाम जो है वो जायद की फसल है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्रीगुल महाराज की जय।